111 क्वेश्चन जो है आपका, इन द कॉम्प्लेक्स CeNO362 माइनस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यूज्ड बाय ईच NO3 माइनस टू कोऑर्डिनेट द मेटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर NO3 माइनस जो लिगेंड है आपका, बताना है इसके कितने ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्ट बॉन्डिंग में मेटल के साथ में। सिर्फ एक लिगेंड का बताना है, ईच बोला है ना, एक लिगेंड का बताना है। तो एक अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, ठीक है, ये दो ही क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ में बाइंड कर रहे हैं, तीसरा ऑक्सीजन नहीं कर रहा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम से बाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, है ना, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 112 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब आप चेक करिए, पहला ऑर्डर, ये जो डायग्राम है बेटा, ये N2 का MOT डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पाई 2p y की एनर्जी सिग्मा 2px से कम होती है। क्या सिग्मा 2px होती है बेटा? सिग्मा 2pz होती है। ठीक है, सिग्मा 2py नहीं होती। ठीक है, तो पहली चीज तो ये यहाँ पे एरर है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ देखें, पाई 2p y की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा होगी। क्या ऐसा है? देखो यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा है पाई 2py से। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, पाई 2py से ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz की। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये पाई 2py से एनर्जी क्या है, सिग्मा 2pz की ज्यादा है। और फिर यहाँ देखो, ये ऑर्डर जो दिया हुआ है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py से ज्यादा है। नहीं भाई, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है। यहाँ पे देखो, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी ज्यादा है कंपेरेटिवली। ये यहाँ पे अगर ऐसे होता, ये वाला होता यहाँ पे, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाता, लेकिन अब ये नहीं गिवन है तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पाई 2py, ठीक है, पाई 2py ऑर्बिटल ये रहा, सिग्मा 2pz से इसकी एनर्जी ज्यादा है, जो कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 113 क्वेश्चन की, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ठीक है, तो कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म थर्मोडायनेमिकली कौन सी होती है बेटा? ग्रेफाइट होती है। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, 114 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है, वो वाटर से रिएक्शन कराई हुई है, रिएजेंट आपका Hg2+H+ एट 333 केल्विन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना था। बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की क्वेश्चन थी ये। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे करवाई है। जैसे एल्केन और एल्कीन यहाँ पे लिया है, एल्काइन भी इमिसिबल होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ में एल्काइन को अगर रिएक्ट कराना है तो कैसे कराओगे? वार्म करोगे, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, 333 केल्विन टेम्परेचर लोगे, तो क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और ये रिएक्शन बनती है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, वो आइसोमराइज होकर के इथेनॉल बन जाएगा इथाइन से। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ इथेनॉल दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा, आप अगर इसको दोबारा बनाएं तो CH3, ये कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 4p ऑर्बिटल इज। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं बेटा? रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n-l-1। ठीक है, 4p ऑर्बिटल के लिए आपके पास में n वैल्यू दी हुई है 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है? s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, p के लिए होता है 1। ठीक है, और n और l की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 - 1, दैट इज 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। तो रेडियल नोड कितने आए, 2 आए, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 116 क्वेश्चन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है, उसका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मैग्नीशियम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बेरिलियम होता है, ये सेकंड ग्रुप के अंदर, इसके नीचे मैग्नीशियम होता है, फिर यहाँ पे ग्रुप 13 के अंदर बोरोन आता है, नीचे एल्यूमिनियम आता है, फिर 14 में कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। तो आपको जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं बेटा, वो आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है,
तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, ये भी पता है आपको जनरल बात की लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर, है ना। बट आपको पता है यहाँ पे फॉस्फोरस के पास में क्या होगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने के बाद में हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसके शेल से बाहर निकालना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली, ठीक है। ऐसे ही Mg की, ये ग्रुप 2 का है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड होगी, है ना। तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम जनरल ऑर्डर लिखते, क्योंकि हमें पता था लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। साइज आपका क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। तो आप क्या लगाते ऑर्डर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये ऑर्डर लगाते अगर जनरल बात करते। बट ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन और 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली, 3s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण से इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फॉस्फोरस आगे आ जाएगा, सल्फर से ज्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे ही मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम से ज्यादा रहेगी, ठीक है, बस इनकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बेटा कौन से ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पे देखो सबसे कम एल्यूमिनियम में, उसके बाद में मैग्नीशियम में, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज से कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं करते। तो बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 70 तक, 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ऐसे ही 89 एटॉमिक नंबर से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, यूरेनियम देखो आप कहाँ पे लाई कर रहा है, यूरेनियम यहाँ एक्टिनोइड्स में लाई कर रहा है, ये तो एक्टिनोइड हुआ, ठीक है। ऐसे ही फर्मियम, है ना, फर्मियम भी आपका एक्टिनोइड हो गया, ठीक है। नेपट्टूनियम चेक कर लेते हैं, नेपट्टूनियम ये रहा, ये भी आपका एक्टिनोइड है, ठीक है। ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये आपका लेंथेनॉइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको। फिर आपके पास में 118 क्वेश्चन में पूछा गया था, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन, बोरेक्स क्या होता है बेटा, Na2B4O7। जब वाटर के साथ में उसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास में क्या मिलता है, NaOH एंड ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो होता है बेटा ये एल्कलाइन होता है। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के पी ब्लॉक से लिया हुआ है, ग्रुप 13 14 जहाँ पे कराया गया है एनसीईआरटी में, है ना, वहां से पिक किया हुआ है ये क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे आपको पता है ऑर्थोबोरिक एसिड वीक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में एल्कलाइन नेचर ज्यादा होगा ना, क्योंकि बेसिस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो NaOH के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बोरेक्स का एल्केलाइन नेचर का हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स may exist in the same orbital and these electron must have opposite spin is the statement of which of the following। तो देखो हमने ये रूल्स पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही क्या कहता था कि हमारे किसी ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट बोली हुई है, और सिर्फ एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ऐसा कौन कहता है, पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपके पास में जैसे आपने देखा था नाइट्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरते थे, ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती थी NH2 2s2 2p3, ठीक है। तो आप ऐसे भरते थे ना उनको, इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा थी, सिमेट्री के कारण ज्यादा थी, स्टेबिलिटी, इसीलिए आप यहाँ पे इस तरीके से भरते थे। ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के कारण था, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है, आप कभी भी ऐसे नहीं भरते। अगर आप ऐसे भर देंगे तीन इलेक्ट्रॉन्स को तो हंस रूल यहाँ पे वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। अफबो प्रिंसिपल में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में और बाइटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। N+L रूल भी क्या है आपका, एनर्जी का रूल है ना। पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल आपके लोअर एनर्जी पे है, कौन सी ज्यादा हायर एनर्जी पे है कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछा था, ओनली टू इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। तो ये जो स्टेटमेंट थी आपकी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 120 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा? आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू केवी इंटू मोलैलिटी, यहाँ पे आ जाता है वांटो फैक्टर। ठीक है, वांटो फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो आफ्टर डिसोसिएशन अपने आयंस ज्यादा कर लेते हैं, जिनके कारण आपका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको पता है NaOH का वांटो फैक्टर अगर आप देखें, आई वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे इनको ब्रेक करके, जैसे Na2SO4 को कैसे किया आपने, यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 Na पॉजिटिव आयन मिलेंगे। 100% डिसोसिएशन कंसिडर करके आपने करना था। ठीक है, और डिसोसिएशन के केस में आप अल्फा आप 100% मानते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है ना डिसोसिएशन के केस में, अल्फा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 3 हैं। I माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। I माइनस 1 यहाँ 2 इज इक्वल्स टू 1। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2, और ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो I इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब आपको पता ही है अल्फा 100% है, तो जितने आयंस है उतना ही आपका क्या होगा? I वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे I वैल्यू 3 हो गया, और यहाँ पे आपका I वैल्यू 2 हुआ। NH4 पॉजिटिव और NO3 माइनस, यहाँ पे I वैल्यू 2 हुआ। अब आप ये क्या करेंगे? वांटो, ये तो आपका एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। I को और मोलैलिटी को, या मोलैरिटी, अगर ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है तो मोलैलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आई इंटू मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है बेटा? 1 इंटू 2, ये 2 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 इंटू 3, ये 3 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, 2। ठीक है, ये रफ एक कैलकुलेशन आपने करना है। 1 इंटू 2, 2। तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है सेकंड ऑप्शन में, तो ये इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 121 क्वेश्चन की, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वन स्पीशीज इज गिवन बाय। ये हो जाता है बेटा आपका ऑप्शन 1, z इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर रूट 8 पाई के टी बाई म्यू। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 122, द रिएक्शन ArN2 पॉजिटिव Cl माइनस Cu HCl, यहाँ रिएजेंट दिया हुआ है और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। बताना है ये कौन सी रिएक्शन है? तो बेटा ये आपका क्या है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड आपका बना हुआ है ना। ArN2 पॉजिटिव Cl माइनस, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? CuHCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर एक Cl आ जाएगा, N2 गैस आपकी यहाँ पे निकल जाती है और CuCl बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होती है बेटा? गैटरमैन रिएक्शन होती है। सेंडमियर होता तो यहाँ पे क्या होता? CuCl2 Cu2Cl2 इस तरीके से होता। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें कॉपर पाउडर होता है HCl के साथ में, तो वो गैटरमैन रिएक्शन होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 123 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहा है फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, D6 के लिए मतलब हाई स्पिन, आपको पता है T2G ऑर्बिटल आपके पास में होती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे Eg होती है। ठीक है, अब आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपको हाई स्पिन में बोला है ना, तो हाई स्पिन में आप पहले नीचे T2G में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर Eg में जाएंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पता है एक बेरी सेंटर होता है आपके पास में, जिसके अंदर आप यहाँ पे इस बेरी सेंटर के नीचे आपके पास में क्या होता है बेटा? एनर्जी जो होती है आपकी -0.4 डेल्टा नोट होती है, और ऊपर आपके पास में क्या होती है? +0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में? CFSC वैल्यू अगर आप देखें, CFSC इज इक्वल्स टू, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 इंटू -0.4, है ना, डेल्टा नॉट, प्लस यहाँ पे 2, इस तरीके से हो जाएगा ना, 2 इंटू +0.6 डेल्टा नॉट।
ठीक है, तो ये देख लीजिए -1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, ये आ जाएगा आपका -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये CFSC वैल्यू यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 124, इन NO3 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम आर रिस्पेक्टिवली। तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। NO3 माइनस का आपका स्ट्रक्चर रहता है ये, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास में स्ट्रक्चर रहता है। तो अब देखो नाइट्रोजन के पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए आपके पास में 4 हुए। लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ, कोई लोन पेयर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 हुए। तो आपके पास में क्या ऑप्शन बना 4 0 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं 125, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.376 gram of AgBr. What is the percentage of bromine in the organic compound? मोलर मास दिया हुआ है AgBr का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 0.5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो AgBr है आपका, वो कितना दिया हुआ है 0.376 ग्राम। बट आप मुझे ये बताइए कि आपके पास में जो AgBr है, इसके अंदर AgBr के अंदर ब्रोमीन कितना है प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं 188 ग्राम, यानी कि 1 मोल AgBr के अंदर ब्रोमीन कितना होगा बेटा, एक ही मोल होगा ना ब्रोमीन, इसके फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है। और ब्रोमीन का 1 मोल का जो मोलर मास होता है वो होता है 80 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 188 ग्राम आपका AgBr ब्रोमीन कितना देता है 80 ग्राम देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 ग्राम की, ठीक है, अगर 1 के कोरस्पॉन्ड में बात करें 1 ग्राम AgBr कितना देगा फिर, ये 188 यहाँ नीचे आ जाएगा। लेकिन आपके पास में AgBr कितना है 0.376, ठीक है, 0.376 AgBr, ये आपको कितना ब्रोमीन देगा बेटा 80/188 इंटू 0.376 ग्राम। ये तो आपका ब्रोमीन आ गया, ये जो आया आपके पास में ब्रोमीन आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको परसेंटेज निकालनी है ना कि कितना आपको मिला है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आप अगर सॉल्व करते हैं तो 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 0.376, ये आ जाता है बेटा आपका 0.16 ग्राम, ठीक है। ब्रोमीन आपको मिला है इतना, ठीक है। परसेंटेज अगर आप निकाल देते हैं यहाँ पे ब्रोमीन की ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो क्या होगा, इतना ब्रोमीन आपके पास में है 0.16, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास में कितना था 0.5 था। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आता है बेटा 32%, यानी कि ऑप्शन 3 आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 126, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe2 प्लस से Fe एंड Sn2 प्लस 2 Sn, ये आपको गिवन है। ये सेल रिएक्शन आपको गिवन है, स्टैंडर्ड EMF बताना है। इस सेल रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा आपका Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने पे, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। और जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है रिडक्शन के कोरस्पॉन्ड में ही Fe2 प्लस से Fe का, वो कितना दिया हुआ -0.44 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट Sn किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Sn कन्वर्ट हो रहा है आपका Sn2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया हुआ वो तो रिडक्शन के कोरस्पॉन्ड में दिया हुआ है, बट अगर हम ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में लिखें, यानी कि Sn से Sn2 पॉजिटिव अगर हम लिखें पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हो जाएगा 0.14 वोल्ट, ठीक है। और जब आप ई सेल निकालते हैं स्टैंडर्ड EMF, तो वो क्या होती है E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके ही तो ये वाली रिएक्शन बन रही है अपनी, ठीक है। तो ई ऑक्सीडेशन आपका 0.14, ई रिडक्शन आपका कितना है -0.44,
तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -0.44 प्लस 0.14। ठीक है, ये माइनस में ही आएगा आंसर, क्योंकि माइनस वाला नंबर बढ़ा है और आप 0.44 में से 0.14 माइनस करेंगे, 0.3 0। बट सिंस ये नंबर नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, तो -0.30 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं 127, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, एक बेंजीन दी हुई है आपको। ठीक है, बेंजीन प्लस एन प्रोपाइल यानी कि CH3 CH2 CH2Cl, ये आपको दिया हुआ है, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये Cl क्या होता है, आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, ये यहाँ पे ये आपके पास में एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। ये इतनी चीज आपकी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, तो क्या बनेगा आपके पास में, बेंजीन, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, एन प्रोपाइल बेंजीन बना है। ठीक है, प्रोपाइल रिंग अटैच हुई है, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 128 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। साइक्लोप्रोपीन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फ्यूरान की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से है। ठीक है, एनिलिन की बात करें तो ये नाइट्रोजन इधर, सॉरी ये पेरिडिन हो गया, ऐसे बेंजीन बनाया, ऊपर NH2 लगा दिया। ठीक है, थायोफिन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे सल्फर। ठीक है, यहाँ सल्फर के पास में और मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ही इधर, है ना, कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये आपका क्या है, sp3 कार्बन, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आपका जो रिंग होनी चाहिए वो प्लेनर होनी चाहिए, है ना, सारे एटम sp2 होने चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है साइक्लोप्रोपीन, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।